हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पे। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और साइंस का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है साइंस का। और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो है रिफ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन से पहले कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा था। अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन का क्या कारण है, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कांच के आयताकार टुकड़े से, आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है और इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी कर चुका है। अब हमें क्या पढ़ना, क्या है, अब इसके आगे में पढ़ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन के नियम। हिंदी में कहते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कवर किया था, एक चैप्टर हमने इसके पहले पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें भी हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम। तो वहाँ भी परावर्तन के कितने नियम थे? 2। पहला नियम वहाँ पर क्या था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में। सेम ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन में भी हमें कितने नियम पढ़ने हैं? 2 नियम। कितने नियम? 2। पहला नियम कौन सा है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम जो परावर्तन का प्रथम नियम था, बिल्कुल सेम वैसा नियम किसका है? अपवर्तन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम अपवर्तन का क्या कहता है कि सपोज करो अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और हिंदी में बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेस और हिंदी में इसे बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी का मतलब ये होता है अलग करने वाला। पृथक्कारी का मतलब क्या? अलग करने वाला। पृष्ठ का मतलब होता है सतह। तो एक ऐसा सतह जो अलग करता है। अब बात आई अलग क्या करता है, तो भाई इधर से आपतित किरण आएगी और फिर कहाँ जाएगी? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। अब देखो अगर मैंने ऊपर मान लिया ये माध्यम आपका विरल है। कैसा माध्यम है? विरल। और नीचे हमने मान लिया सघन माध्यम है। तो आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब से किस ओर जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकती है। और अभिलंब बनाते कैसे हैं? तो जब आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, तो किस बिंदु पर टकराई? यहाँ पर टकराई ना। तो जिस बिंदु पर टकराती है आपतित किरण, उस बिंदु से डाला गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। लंब का मतलब क्या होता है कि किसी पृष्ठ पर 90 डिग्री के कोण पर ये कोई रेखा हम खींच दे तो हम उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो इस पृथक्कारी पृष्ठ पर हमने 90 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींचा, इसलिए क्या हो गया? लंब हो गया। लंब तो कहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ भी लंब हो सकता है ना। क्या ये अभिलंब है? नहीं। तो अभिलंब क्या होता है? लंब ही खींचना है। लेकिन लंब कहाँ खींचना है? जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है। क्लियर बात? तो ये क्या बना दिया हमने? अभिलंब बना दिया। अब मैं बात बताऊं, अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो जाना इसे ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आपको पता है ये तब जाता जब इसका माध्यम चेंज ना होता, परंतु ये माध्यम क्या हो गया? चेंज हो गया। जब जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश किरण क्या होती है? अपने पथ को विचलित करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब ये किरण इधर ना जाकर के सीधे अभिलंब की ओर झुक गई। किस तरफ झुक गई? अभिलंब की तरफ। तो ये जो कोण है, ये कोण क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण
जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यह होता है आपका अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। और इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो जब जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा कोण? तो ये जो आई है इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तो उसे हम बोलेंगे कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आई प्रथम नियम क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। प्रथम नियम ये कहता है प्रकाश के अपवर्तन का कि प्रकाश में जो आपतित किरण है, यदि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। ये प्रथम नियम कहता है। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। सपोज करो, मान लीजिए मेरा हाथ एक प्रकार का तल है। मैं मान लेता हूँ ये हमारा हाथ क्या है? एक तल है। मान लो ये लाइट ऐसे आई तो ये लाइट अभी इसी तल पे है ना, और मैंने यहाँ पे ऐसे अभिलंब बनाया, ये भी इसी तल पे है, और फिर अपवर्तित होकर के कहाँ जाएगी? ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जाकर के ऐसे चली जाएगी। तो ये अपवर्तित किरण भी कहाँ है? इसी तल पर है ना। तो इसे कहते हैं कि जो ये आपतित किरण है, जो ये हमने अभिलंब बनाया और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपतित किरण ऐसे आ रही है और अपवर्तित किरण ऐसे चली जा रही है, तो एक दूसरा तल हो जाएगा ना। एक ही तल पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपवर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश अपवर्तन के प्रथम नियमानुसार ये होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। क्लियर है बात? अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, अच्छा इंग्लिश में भी कैसे कहेंगे कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर लाई ऑन सेम प्लेन। आर लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरी बात क्या कहते हैं? द्वितीय नियम। क्या कर रहे हो? द्वितीय नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय नियम, प्रकाश अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो प्रकाश अपवर्तन का द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक रहता है। क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इनका जो अनुपात है वो क्या रहता है? नियतांक रहता है। क्या रहता है? नियतांक। ये कहता है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ज्या का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। आगे आप पढ़ोगे एक वर्ड आएगा कोज्या। कोज्या का मतलब होता है कॉस। कोज्या का मतलब क्या होता है? कॉस। फिलहाल ये भी आपको नहीं जानना है, आगे जब पढ़ोगे तो बताएंगे। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। तो ये कह रहा आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण का हम साइन ले ले, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब अपवर्तन कोण का साइन ले, और जो इनका अनुपात आए वो क्या है? एक नियतांक आए। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। तो इसका मतलब क्या? आपतन कोण की ज्या मतलब क्या हो गया? साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, और ये बराबर क्या होता है? नियतांक। और ये नियतांक को हम बराबर रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यन से। यन क्या? नीटा यन कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और इसी यन को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बात? कोई समस्या है? तो ये प्रकाश अपवर्तन का द्वितीय नियम है। क्या है? द्वितीय नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और उस नियतांक को हम बोलते हैं यन से या नीटा कहते हैं, और इस नियतांक को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? बात आई कि ये नियतांक क्यों होता है ना? ये नियतांक
क्यों हम कहते हैं? अच्छा, नियतांक होने के लिए भी कंडीशन है। अब ऐसे नहीं साइन आई बटे साइन आर नियतांक होगा, उसके आगे ये भी जोड़ना जरूरी है कि दोनों जो माध्यम हो, पेयर ऑफ मीडिया जिसे कहते हैं, दोनों माध्यम हो क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। माध्यम चेंज, ऐसा नहीं है कि साइन आई बटे साइन आर का मान हमेशा नियतांक रहेगा। ये किसी दिए गए दो माध्यमों के लिए हमेशा क्या रहेगा? नियतांक रहेगा। अगर आप माध्यम चेंज करोगे तो ये नियतांक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो प्रकाश यहाँ पे आ रही है उसका तरंग दैर्घ्य भी समान होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य समान होने का मतलब ये है कि जो उसका वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश की लाइट है, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, तमाम प्रकार की कलर होती है ना, तो वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कलर चेंज हो गया तो उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये साइन आई बटे साइन आर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य चेंज होने से साइन आई बटे साइन आर का मान क्यों चेंज हो जाता है, अभी हम ये बात देखेंगे, ठीक है। क्यों हम कहते हैं कि तरंग दैर्घ्य अगर चेंज होगा तो साइन आई बटे साइन आर का मान चेंज हो जाएगा, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले हमने आपसे क्या बोला है? द्वितीय नियम एक बार फिर से सुन लो। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? यदि दोनों माध्यम तथा प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य समान रहे तो। क्लियर है बात? तो हम आपसे कैसे आप बताओगे द्वितीय नियम? यदि दोनों माध्यम तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य समान रहे तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर है बात? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कब? जब दोनों माध्यम समान हो तथा प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मान भी क्या हो? समान हो। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस कलर का है वही कलर होना चाहिए, कोई और कलर होना नहीं। अगर कलर आप चेंज करेंगे तो साइन आई बटे साइन आर का मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाए। क्लियर है बात? अब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर साइन आई बटे साइन आर का मान नियतांक क्यों होता है। तो हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। एक फार्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 अपान V2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बता दूँ। अब मैं थोड़ा सा, अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, ये फिगर समझ में आ गया है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसका मान नियतांक क्यों होता है। तो देखो जरा, ये हमने मान लिया ऊपर जो आपका माध्यम है वो विरल माध्यम है। विरल क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं ऊपर हवा है, क्या है? और नीचे क्या है? वाटर। मैं वाटर बना भी दे रहा हूँ। ये क्या बन गया भाई? आपका ये वाटर है, क्या है? वाटर। अब देखो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, ये आपका क्या हो गया? अभिलंब। जाना तो इसे सीधे चाहिए था, परंतु ये कहाँ जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है बात? तो ये आपका एंगल क्या होगा? आर। ये एंगल हो गया आपका आई। अब आपको पता है हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? V1 बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बताया था पानी में प्रकाश की चाल V2 बराबर कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये पढ़ा है ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अगर मैं बताओ यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर का मान लिखना चाहूँ तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 का मान, V1 क्या? प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, और प्रथम माध्यम में प्रकाश है क्या? हवा। प्रकाश प्रथम माध्यम हमारा है क्या? हवा है। और हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे आई V2 क्या है? द्वितीय माध्यम में प्रकाश चाल, और द्वितीय माध्यम हमारे पास है क्या? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा भाई? जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आता है? आप चाहो तो काट कर देख भी सकते हो। चलो यहाँ मैं काट के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। वैसे ही शायद आई थिंक आता है 1.51, यही तो आता है ना? कितना आएगा?
1.33 आता है शायद। कितना आता है? 1.33। कितना आएगा? 1.33 नहीं आता तो मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, देख लो। 3/2.25, ये हो जाएगा 300 भागे 225। एक बार ले जाओ 225, आपका आ गया कितना? 75.0। 2/3, 3 दूना 6, ठीक, 25 से 75, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 = 7 और ये हो जाएगा आपका कितना? 0 और 3 दूना 6 = 7। हाँ, 1.33 आएगा। कितना आएगा? 1.33 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। 225, 375, 750, 3 बार ले जाओ तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7 और 3 दूना 6, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 1.33। कितना आएगा? 1.33 आया। अब एक बात बताओ, तो हमने क्या देखा? sin i बटे sin r का जो मान है वो कितना आया? 1.33। कब? जब प्रथम माध्यम हवा है, द्वितीय माध्यम क्या है? वाटर। अब देखो I का मान चेंज करो, क्या हवा में प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी? अगर हम इस I का मान चेंज करें, I का मान चेंज करने का मतलब है कि आपतन कोण को हम चेंज करें। मतलब क्या? लाइट अगर हमने ऐसे मारा था तो लाइट को फिर हम ऐसे एंगल चेंज करें, ऐसे ऐसे कोई भी एंगल ले, तो क्या पता हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी? नहीं होगी ना। हवा में जो प्रकाश की चाल है वही रहेगी। आप चाहे इसमें एंगल 90 डिग्री करो, चाहे 30 डिग्री करो, चाहे 50 डिग्री, जो जितना भी डिग्री करना है एंगल I का मान कर लो। क्या बताओ? V1 का मान चेंज हो जाएगा हवा में। एक बार अब ये चाहे जितने एंगल पर मुड़े, चाहे जितने एंगल पर ये बेंड हो, अभिलंब की तरफ जाए चाहे अभिलंब से दूर जाए, क्या प्रकाश की चाल पानी में इससे कम या ज़्यादा होगी? नहीं होगी ना। तो मतलब हमने ये जान लिया है कि प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो एंगल I चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना ही द्वितीय माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वहाँ एंगल चेंज होने से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो हमने क्या देखा? जो V1/V2 का मान आ रहा है 1.33, हर बार क्या आ रहा है? ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये माध्यम दोनों हम कांस्टेंट कर दे तो लाइट को चाहे जितने एंगल पर लाए, बेंड कराए, चाहे जो कराए, चाहे जितने एंगल पर, तो इसका मान चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है sin i बटे sin r का मान क्या होता है? नियतांक। क्यों नियतांक होता है? क्योंकि अगर एक बार हमने माध्यम फिक्स कर दिया तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। प्रकाश की चाल फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? कोई समस्या है? दूसरी बात हमने क्या बोला? अगर हम, इसलिए हमने बताया था ना कि अपवर्तन के द्वितीय नियम में क्या बताया था कि यदि sin i बटे sin r का मान नियतांक तभी होगा जब दोनों माध्यम क्या होंगे? नियत होंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर इस माध्यम को हम चेंज कर दें, मान लो यहाँ हवा से क्या कर दिया हमने? हवा से मानो हमने कांच कर दिया, तो बताओ कांच में प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर वो चेंज हो गई तो यहाँ कुछ और मान आएगा, तो फिर जब इसको रख कर काटेंगे तो ये मान चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए हम कह रहे हैं यदि माध्यम को चेंज कर देंगे तो प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी, और प्रकाश की चाल चेंज होगी तो sin i बटे sin r का भी मान चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही बात हम इसलिए कहते हैं कि sin i बटे sin r का मान तभी नियतांक होगा जब दोनों माध्यम में से कोई भी माध्यम चेंज ना हो। क्लियर है? दूसरी बात हमने बोला था कि तरंग दैर्घ्य भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब जिस कलर की लाइट है, मान लो माध्यम यही रहने दो, अब हमने यहाँ पे मान लो एक रेड कलर की लाइट डाली तो अपवर्तनांक कितना आया? 1.33 आया। अब मान लो रेड लाइट की जगह हम ग्रीन लाइट डाल देंगे तो यह अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जैसे हमने रेड से ग्रीन किया, इसका मतलब क्या किया हमने? तरंग दैर्घ्य चेंज कर दिया, और तरंग दैर्घ्य चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक का मान मतलब sin i बटे sin r का मान चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट के। किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के। इसका मतलब अगर तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा
तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तरंग दैर्घ्य चेंज करोगे तो प्रकाश की चाल चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी। इसीलिए कहते हैं अगर तरंग दैर्घ्य चेंज हुआ तो प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगी, और प्रकाश की चाल यदि चेंज हुई, प्रकाश की चाल यदि चेंज हुई तो क्या अपवर्तनांक चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है द्वितीय नियम में कि आपका साइन आई बटे साइन आर तभी तक नियतांक है जब दोनों माध्यम सेम हो तथा जो प्रकाश किरण ये सभी आ रहे हैं इसका तरंग दैर्घ्य भी क्या हो, समान हो। क्लियर है बात, कोई समस्या है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक क्यों होता है, समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल फिक्स हो जाती है। प्रकाश चाल फिक्स होने की वजह से इसका जो अनुपात आता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जिससे साइन आई बटे साइन आर का अनुपात क्या हो जाता है, नियतांक हो जाता है। लेकिन अगर हमें नियतांक साइन आई बटे साइन आर का मान चेंज करना है तो या तो उसके माध्यम चेंज कर दे या तो तरंग दैर्घ्य चेंज कर दे। कोई दिक्कत है भाई, नोट करना है, कुछ नोट करना है तो बताओ, अदरवाइज इसे रफ करें। नोट करना है, चले आगे फिर। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या क्या और बातें हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई, किसी कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो अभी तक हमने कितने फार्मूले पढ़े अपवर्तनांक के? अपवर्तनांक के हमने जो फार्मूला पढ़ा n बराबर 1 पढ़ा है साइन आई बटे साइन आर, और हमने एक n बराबर पढ़ा है v1 अपान v2। कोई दिक्कत है? तो ये दो प्रकार के हमने अपवर्तनांक अभी तक पढ़े हैं। अब देखो अपवर्तनांक दो प्रकार के हमारे पास होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इंग्लिश में इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा इसकी बात करते हैं। ये हम लोग एब्सोल्यूट वर्ड कब यूज करते हैं? पहले तो मैं ट्रिक बता दूं, आप जान लो। ए फॉर क्या होता है भाई? एयर। एप्पल मत बोल देना। ए फॉर एयर। एयर मतलब प्रथम माध्यम हमेशा इसमें क्या होगा? हवा होगा या तो निर्वात, हवा होगा या वैक्यूम होगा, या जिसे निर्वात कहते हैं। तो जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, तो याद रखना ए फॉर एयर, एयर या वैक्यूम। तो इसमें हमेशा प्रथम माध्यम आपका क्या होगा? हवा होगा। हमेशा क्या होगा? हवा। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। देखो एब्सोल्यूट वर्ड इसलिए हम प्रयोग करते हैं। कब करते हैं एब्सोल्यूट वर्ड का प्रयोग? तो या निरपेक्ष वर्ड का प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी चीज़ की तुलना हम उसके अधिकतम मान से करते हैं। किससे करते हैं? उसके अधिकतम मान से। जैसे देखो यहाँ पे हम तुलना किसकी कर रहे हैं अपवर्तनांक में? प्रकाश के चाल की। प्रकाश के चाल की तो तुलना कर रहे हैं ना। तो प्रकाश के चाल की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब यहाँ पे एब्सोल्यूट की हमने बात किया तो हमने ये बोला कि इसमें हम जब किसी एब्सोल्यूट वर्ड का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वस्तु की तुलना हम उसके अधिकतम मान से करते हैं। और तुलना कर किसकी रहे? प्रकाश की चाल से। तो इसका मतलब जब हम किसी की प्रकाश की चाल की उसके अधिकतम चाल से तुलना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सबसे अधिकतम चाल कहाँ पर होती है प्रकाश की? हवा में या निर्वात में? हवा में या, और हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में, एयर एंड वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होती है तो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये सबसे मैक्सिमम चाल है। ये क्या है? सबसे मैक्सिमम चाल है। और हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे? सी से। कोई दिक्कत है? जबकि देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हवा और निर्वात में फर्क है। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल में क्या है? फर्क है।
हवा में होता है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि निर्वात में एग्जैक्ट 3 होता है। लेकिन दोनों में अंतर बहुत कम होने की वजह से दोनों का मान हमने कैलकुलेशन की वजह से सब लोग क्या लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो जरा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, उसके अधिकतम मान से, और अधिकतम मान प्रकाश की चाल का है कितना, इतना। तो अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम जैसे निकालेंगे n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, हमने बोला जब अधिकतम से तुलना करेंगे, और पहला हमेशा क्या लेंगे, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, और उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c बटे Vm। m क्या है, माध्यम, m मतलब माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी भी माध्यम में यदि प्रकाश की चाल को उसके अधिकतम चाल से तुलना कर दे तो ये क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो याद रखना, जब जब पहला माध्यम आपका एयर या वैक्यूम होगा तो याद रखना वो कैसा अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और फार्मूला होता है Nm = C/Vm, जहाँ पर C क्या है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, Vm क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और Nm क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है बात। तो इसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रथम माध्यम हमारा हवा हो या निर्वात। और हवा और निर्वात क्यों होता है निरपेक्ष में, क्योंकि हम इसमें जो तुलना करते हैं सबसे अधिकतम मान से करते हैं, इसीलिए ऊपर क्या आता है, हवा या निर्वात आता है। क्लियर है बात यहाँ पे। कोई समस्या आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक में, तो आपका हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, ये तो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका जो अपवर्तनांक होता है वो कौन सा होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या करते हैं, हम एक माध्यम में प्रकाश की चाल को दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से तुलना करते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स उक्स नहीं होता कि पहला माध्यम एयर या वैक्यूम होगा। यहाँ पर एक माध्यम में प्रकाश की चाल को दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सापेक्ष का मतलब क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से तुलना करना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जरा देखो। सपोज करो कि मैंने क्या बोला, आप माध्यम सापेक्ष में मान लो किसका अपवर्तनांक निकालना है, हमने मान लिया हमारे पास ये है, देखो जरा ध्यान से, ऊपर हमने लिख दिया ये आपका वाटर है और नीचे आपका ग्लास है। क्या है, ग्लास। आपको बताइए कहाँ से कहाँ आ रही है, कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है। अरे ये कौन सा माध्यम है, विरल। और ये तो विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये कहाँ झुकी, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो मान लो हमने क्या कहा कि कांच, और एक बात आप जान लो, हम उसी का अपवर्तनांक निकालते हैं जो अपवर्तित किरण जिस माध्यम में जाती है। अपवर्तित किरण जिस माध्यम में घुसती है उसी माध्यम का हम अपवर्तनांक ज्ञात करते। तो इस माध्यम में किसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, ग्लास का। किसका, ग्लास का। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो ऐसे लिखेंगे। तो बराबर लिखेंगे क्या, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, और प्रथम माध्यम है क्या, वाटर, बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, और द्वितीय माध्यम है क्या, ग्लास। कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बता दो, कोई समस्या हो तो बता दो। तो यहाँ से हमने जो देखा, इस WNG का जो फार्मूला आया वो क्या आया, VW बटे VG।
याद रखना WNG बराबर क्या आ जाएगा, VW बटे प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। और यह अपवर्तनांक किसका निकल रहा है, ग्लास का। किसका निकल रहा है, बात समझ में आ गई। ये लिखना जान गए, ये कैसे लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसे पीछे कर दो और जिसका निकालना है उसको आगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सिंपल सी बात, जैसे बोला कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए हवा के सापेक्ष, तो जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको ऐसे पहले लिख लो और जिसके सापेक्ष निकलना है इसको क्या कर दो, ऐसे पीछे लगा दो। कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा, बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रथम माध्यम है क्या, हवा है ना, तो हवा में प्रकाश की चाल C बटे द्वितीय माध्यम ग्लास है तो ग्लास में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत है? और ये कैसा अपवर्तनांक है, किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष है सापेक्ष है, निरपेक्ष है ना। हमने बताया था जब जब प्रकाश की चाल की मैक्सिमम होगी प्रथम माध्यम में, या प्रथम माध्यम में हवा की चाल या प्रकाश होगा, सॉरी हवा होगा या निर्वात होगा प्रथम माध्यम, तो याद रखना एक ऐसा अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बातें कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? तो इस प्रकार से जिसको नोट करना नोट कर लो और इसको नोट कर लो, या वीडियो पॉज करके आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, या मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते और देखते हैं आगे इसके क्या है।